हेलो एवरीवन। एक बार फिर से सभी का स्वागत है भौतिक आईएएस के इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह लेक्चर सीरीज़ है जिसमें यह लेक्चर फोर्थ है। ये जो लेक्चर फोर्थ है, ये जो लेक्चर 3 था हेल्थ हाइजीन एंड डिसीज़, उसी का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था हेल्थ और हाइजीन को, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिसीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ डिसीज़ होती क्या है या ह्यूमन डिसीज़ होती क्या है। तो यदि किसी भी कारण से यदि हमारे जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन होता है वह डिस्टर्ब होता है, या हम अपने जो दिनचर्या के सामान्य क्रियाकलाप हैं उन्हें ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम बीमार हैं। ये कई कारणों से हो सकता है, जिसमें कुछ कारण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे कि पहला कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने माता पिता से या पूर्वजों से जो जन्म के दौरान जीन्स प्राप्त होते हैं आनुवांशिकी के कारण, उन जीन में डिफेक्ट होता है या कुछ खामियां पाई जाती हैं, जिसके कारण हमें पैदाइशी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं हमें जन्म से प्राप्त होती है अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से। दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है आपको जो सूक्ष्म जीव होते हैं धूल मिट्टी या गंदी जगहों पर पाए जाने वाले, या किसी जीव जानवर के शरीर में पाए जाने वाले, उनसे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे ये जीव होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस एक्सेट्रा। तो यदि ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह भी हमें बीमार करते हैं, और इन्हें हम सामूहिक रूप से पैथोजन कहते हैं। इन्हें हम सामूहिक रूप से पैथोजन्स कहते हैं। उसमें ये सारे वर्ग आ जाते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस। तो ये सारे वर्ग हमें बीमार करते हैं और सामूहिक रूप से पैथोजन्स कहलाते हैं। एक तीसरा फैक्टर जो हमें अफेक्ट करता है या हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है, वह होता है हमारी लाइफस्टाइल, कि किस प्रकार का भोजन हम करते हैं, किस प्रकार का पानी पीते हैं, हम कितना रेस्ट करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ सामान्य रोगों की या कुछ कॉमन डिसीज़ की जो कि इंसान में या मनुष्य में पाई जाती हैं। एक्चुअली जो बीमारियां फैलती हैं वो छोटे सूक्ष्म जीव से अधिकतर फैलती हैं, और ये सूक्ष्म जीव भी केवल एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। यह भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स और आपके हेलमिंथेस। तो ये कुछ इनकी प्रजातियां हैं सूक्ष्म जीवों की जो हमें बीमारियां देती हैं, जिसमें जो पहली प्रजाति जिसकी हम बात करेंगे वह है प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव हैं। मैं अगर आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें तो आगे के लेक्चर में जब आपको एनिमल्स के क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि एनिमल ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आपके जीव होते हैं, जीव जंतु, वह कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर हम इनकी बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। देखिए, पहली जो बीमारी है प्रोटोजोआ से होने वाली वह है मलेरिया। तो मलेरिया हमारी आरबीसी या लीवर पर अटैक करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये मक्खियों द्वारा, जिसे हम कहते हैं एनाफिलीज मच्छर या मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, इसके कारण फैलता है, और इससे हमारी बॉडी पर जो प्रभाव पड़ता है वह होता है बुखार आना और कपकपी ठंड के साथ बुखार आना। सेकंड जो बीमारी है उसे हम कहते हैं पायरिया। तो पायरिया हमारे मसूड़ों का एक रोग है, हमारे गम्स में होता है। इसका जो पैरासाइट है उसका नाम है एंटी अमीबा जिंजीवैलिस। ये एंटी अमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है, और इससे हमारे गम्स में या मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है, रक्त का स्त्राव होता है। थर्ड है स्लीपिंग सिकनेस। यह हमारे ब्रेन या मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसका जो पैरासाइट है उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा, और ये सीसी मक्खी के कारण फैलता है। इसका जो वाहक होता है जिसके कारण यह बीमारी फैलती है वह होती है सीसी मक्खी या सीसी फ्लाइज,
और इसका असर होता है फीवर आना और ज़्यादा से ज़्यादा नींद आना, इसीलिए इस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। सेकेंड लास्ट बीमारी है डायरिया। तो डायरिया इंटेस्टाइन का रोग है, आंतों का एक रोग है। यह होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इसका पैरासाइट होता है, जिसके कारण यह बीमारी होती है। और इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि जो हमारे बॉडी है उससे बहुत ज़्यादा दस्त जाता है, जिसमें ब्लड भी आता है। काला अजहर, जिसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ये बोन मेरो का या हड्डियों का होने वाला एक रोग है। इसका कारण होता है लीशमैनिया डोनावानी, और ये सैंड फ्लाई की वजह से होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बालू मक्खी या सैंड फ्लाई से यह फैलता है। और इसमें भी हाई फीवर या हमें बुखार अधिक आता है। देखिए, कुछ सामान्य रोग जो हमें वायरस की वजह से होते हैं या वायरस द्वारा हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला रोग है एड्स की हम विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी डिटेल में भी कभी कभी व्याख्या करने को आता है, तो इसे हम डीप में देखेंगे अभी आगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, यह भी वायरस से होने वाला एक रोग है, विषाणु से होने वाला एक रोग है। और यह आपके WBC या इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। आपके इम्यून सिस्टम या जो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है उसको नष्ट करता है। इसमें जो वायरस होता है उसे हम HIV कहते हैं। सेकेंड रोग है डेंगू भी आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, खासकर आपके जोड़ों में। तो जब डेंगू होता है तो आपके जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है। ठीक है, और यह इसका सिम्टम है कि पेन होना मसल्स और जॉइंट्स वगैरह में। पोलियो भी वायरल रोग है, वायरस से होने वाला। इसकी वजह से आपके बैकबोन और जो नर्वस सिस्टम है उस पर असर होता है। आपने देखा होगा पोलियो के जो मरीज़ होते हैं ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी बैकबोन वीक होती है। और थोड़ा सा मेंटली भी वो चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। इस वायरस का नाम भी पोलियो वायरस है। और इसमें आपकी बॉडी में फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, बैकबोन और जो आपकी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, वह इससे प्रभावित होती है। इन्फ्लुएंज़ा, सारा शरीर इससे प्रभावित होता है। इसका जो वायरस है उसे हम कहते हैं मिक्सो वायरस की वजह से यह रोग होता है। और इसमें हमें छींकें आती हैं और नाक बहती है। चिकन पॉक्स से भी पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसका जो वायरस होता है उसका नाम है वेरियोला वायरस की वजह से यह होता है। इसमें हाई फीवर मतलब बुखार आता है, और पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा छोटी माता बड़ी माता जो निकलती हैं, वह चिकन पॉक्स है। और इसमें पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। कुछ अन्य रोग जो वायरस से होते हैं उसमें स्मॉल पॉक्स, छोटी माता भी चिकन पॉक्स की तरह ही एक रोग होता है। छोटी मात्रा में होने वाले रोग से हमारे शरीर में भी छोटे छोटे जो आपके दाने जैसे होते हैं वह उभर आते हैं, और जैसा कि हमने चिकन पॉक्स में डिस्कस किया था। और इसके वायरस का नाम होता है वेरिसेला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चिकन पॉक्स के वायरस का नाम था वेरियोला, लेकिन स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम होता है वेरिसेला। इसमें भी वही होता है, हाई फीवर और पूरी बॉडी पे इरप्शन हो जाते हैं छोटे छोटे दानों का। ग्वाइटर, यह गले में जो ग्रंथि पाई जाती हैं उसका एक रोग है। थायराइड ग्रंथि को यह प्रभावित करता है, पैराथायराइड ग्रंथि को। उसमें सूजन आ जाती है और सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है या मुंह खोलने में डिफ़िकल्टी होती है। मैसल्स बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। पूरी बॉडी पर इसमें छोटी माता की तरह छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और इसके वायरस का नाम होता है मॉर्बली वायरस। ट्रैकोमा आँखों में होने वाला एक रोग है, आँखों को प्रभावित करता है। इससे आँखों में छोटे छोटे रेडिश आपके लाइंस बन जाते हैं और आँखों में दर्द बना रहता है।
हेपेटाइटिस लीवर का एक रोग है, यह लीवर को डैमेज करता है। और हेपेटाइटिस वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस बी होता है। येलो यूरिन इसमें होती है, आपके पूरे शरीर जो होता है उसको एक कलर येलो हो जाता है। आपने पीलिया सुना होगा, तो पीले वाले सिम्टम्स इसमें जनरेट होते हैं। कह सकते हैं आपकी जो जॉन्डिस अगर एक बहुत बिगड़ जाता है किसी का, तो ये माना जाता है उसे हेपेटाइटिस है। या हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस के भी वही लक्षण होते हैं जो जॉन्डिस के होते हैं, पीलिया के होते हैं। रेबीज़ जानवरों के अधिकतर काटने से होने वाला एक रोग है, जैसे कुत्ते या गधे, चूहे, खरगोश, बंदर, इनके काट लेने से रेबीज़ होता है। और यह आपके नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके वायरस का नाम भी रेबीज़ वायरस होता है। और जो इसका पेशेंट होता है वह पागल हो जाता है, उसको हेडेक होता है, बुखार आता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन का एक रोग है, इसमें फीवर आता है और दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखे वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया जनित रोग या जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में सबसे पहला रोग है टिटनस। टिटनस नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। ये बैक्टीरिया का नाम है और इसमें बुखार आता है और जॉ जो होता है, जबड़ा, वो लॉक हो जाता है। कॉलेरा इंटेस्टाइन का रोग है, छोटी आंत का रोग है और इसमें जो वायरस है, बैक्टीरिया, उसका नाम विब्रियो कॉलेरी है और इसमें दस्त और उल्टी के सिम्टम्स होते हैं। टाइफॉइड भी आंत का रोग है, इसके जो बैक्टीरिया उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। इसमें बहुत तेज़ बुखार और सर दर्द होता है। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स या आपके फेफड़ों का रोग है, इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इसमें रिपीटेड कफिंग, खांसी चलती रहती है कंटिन्यू। डिप्थीरिया श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक रोग है, इसके बैक्टीरिया का नाम कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी होता है। इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ अन्य बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में प्लेग भी एक रोग है। प्लेग जनरली चूहों से फैलने वाला रोग है, चूहों से फैलता है। यह हमारे लंग्स या फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके बैक्टीरिया का नाम पास्चुरेला पेस्टिस होता है। इसमें बुखार आता है और जो बॉडी मसल्स होती हैं वह वीक हो जाती हैं। वूफिंग कफ, जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, तो इसमें हमारा जो श्वसन तंत्र है वह प्रभावित होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम हीमोफिलिस पर्टूसिस होता है और इसमें कंटिन्यूस खांसी आती है। यह अधिकतर बच्चों में होता है। न्यूमोनिया लंग्स की बीमारी है, इसके बैक्टीरिया का नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनिया होता है। इसमें बुखार आता है और सूजन आ जाती है लंग्स में। लिप्रेसी पूरे शरीर पे प्रभावित करने वाला एक रोग होता है। यह नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। लिप्रेसी को आप हिंदी में कुष्ठ रोग या कोढ़ कहते हैं। जो अधिकतर भीख मांगने वाले होते हैं रोड साइड पर, उन्हें कई बार देखा जाता है यह रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस बैक्टीरिया का नाम होता है जिसके कारण यह होता है। पूरी बॉडी पर स्पॉट्स बन जाते हैं, चिकत्ते बन जाते हैं वाइट ब्लैक कलर के। गोनोरियाई यूरिनरी पाथ या मूत्र का जो आपका मार्ग होता है वहाँ पर होने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम निसेरिया गोनोरियाई होता है। इसमें जो यूरिनरी पाथ या आपका मूत्र मार्ग होता है वहाँ सूजन आ जाती है। सबसे लास्ट है सिफिलिस। तो सिफिलिस भी वैसा ही रोग है जैसा गोनोरियाई है और इसमें भी आपके जो मूत्र मार्ग होता है उसमें घाव हो जाते हैं और सूजन आ जाती है। अब अंतिम रूप से हम बात करेंगे फंगस या कवक से होने वाले रोगों की। तो दोस्तों कवक से या फंगस से जो होने वाले रोग है उसमें सबसे पहला रोग है आपके अस्थमा। अस्थमा बहुत कॉमन रोग है, हम जानते हैं कि यह श्वास से संबंधित है। इसमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। सेकेंड रोग है एथलीट फूट। एथलीट फूट जो होता है उसमें आपके पैरों की उंगलियों के बीच में घाव हो जाते हैं। थर्ड है स्कैबीज़। स्कैबीज़ खुजली कह सकते हैं हम इसे,
पूरी बॉडी पर दाने उभर ही आते हैं इसमें खुजली जैसे। और बाल्डनेस जिसे हम कहते हैं गंजापन, तो अधिक डैंड्रफ आपने देखा होगा सर में होने से भी गंजापन होता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि जो आपके डैंड्रफ है वह भी एक प्रकार की फंगस या कवक होता है। तो बाल्डनेस या गंजापन भी हो सकता है फंगस से। रिंग वॉर्म जिसे हम कहते हैं, दाद खुजली का ऐड आता है बिकोटर्मिक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस जो मेडिसिन है उसका नाम। तो रिंग वॉर्म बहुत कॉमन होते हैं, ऐसे गोल शेप में होते हैं और पूरे गोल शेप के आसपास दाने दाने निकले आते हैं और बार बार खुजली चलती है वहाँ पर। देखिए दोस्तों, स्कैबीज या खाज कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये रिंग वॉर्म है। रिंग वॉर्म जनरली यहाँ गर्दन के आसपास या हाथों के नीचे अंडर आर्म में होता है। ऐसा गोल गोल निशान हो जाता है जिसके आसपास खुजली चलती है। ये स्मॉल पॉक्स होता है जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया। पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने उभरे आते हैं बच्चों के। ये है गॉइटर जिसे हम हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं। इसमें आपकी पैराथायरॉयड ग्रंथि सूज जाती है जो गले के नीचे पाई जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। इसे हम कहते हैं मैसल्स। मैसल्स भी बच्चों में होता है और इस प्रकार से दाने उसमें उभरे आते हैं। ये है ट्रैकोमा। देखिए आप, ट्रैकोमा जब होता है तो आँखों में पहले आँखें साफ़ हैं, फिर छोटे छोटे दाने और रेडनेस हो गई है और उसके बाद ये रेडनेस बढ़ती जा रही है और स्कार्स बढ़ते आ रहे हैं, आँखों में निशान बढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो निशान बढ़ रहे हैं इन्हें ही हम कहते हैं ट्रैकोमा। ये है एथलीट फुट। एथलीट फुट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर ये इसको फंगस अटैक हुआ है या कवक का इस पर बीमारी फैली है। तो पैरों के बीच में इस प्रकार से कुछ निशान या। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ अन्य बीमारियों की जो इंसान को प्रभावित करती हैं। उनमें एक है एलर्जी। तो आप जानते हैं, हाँ, कई लोग व्यक्तियों को कई चीज़ों से एलर्जी होती है। एलर्जी होने का कारण होता है कि उनका शरीर किसी विशेष वस्तुओं के कारण ओवर रिएक्ट करता है। तो ये जो उसका ब्रेन ओवर रिएक्ट कर रहा है किसी भी पेशेंट का, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के या किसी वस्तु को लेकर के, उसे हम एलर्जी कह सकते हैं। और जिस वस्तु से यह एलर्जी है उसे हम एलर्जन कहते हैं। तो कॉमन एलर्जेंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि माइट्स इन डस्ट, धूल में पाए जाने वाले छोटे कीड़े जो होते हैं। यदि आपने कई बार देखा हो, धूल में आप साफ़ सफाई करते हैं तो शरीर में खुजली चलने लगती है, क्योंकि वहाँ माइट्स इन डस्ट जो होता है वो नुकसान पहुँचाता है। पोलन मतलब फूलों पे पाए जाने वाले जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन, उनसे भी लोगों को एलर्जी होती है। इसलिए कई लोगों को फूल सूंघने पर छींकें चालू हो जाती हैं। एनिमल डेंडर्स, किसी किसी को जानवरों के बीच रहने से एलर्जी होती है। यदि उनके नज़दीक से जानवर गुजरते हैं तो उन्हें छींक चालू हो जाती है, क्योंकि एनिमल डेंडर्स का अर्थ है उसकी स्किन के जो खुरदुरी सी सतह रहती है उसे हम डेंडर कहते हैं। तो उसकी वजह से कई बार एलर्जी लोगों को होती है। एलर्जी का कारण होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह होते हैं स्नीजिंग, जैसे कि छींक चलना, और वाटरी आइज़, आँखों में थोड़ा बहुत पानी आ जाना, रनिंग नोज़, नाक बहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होना। इसका कारण होता है हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं जब हमें एलर्जी होती है, जिसे हम कहते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो ये दो ऐसे आपके केमिकल हैं जो शरीर में प्रभावित होते हैं जिसके कारण आपको एलर्जी होती है। अब इस एलर्जी से बचने के लिए शरीर में एंटी हिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि एलर्जी हिस्टामिन के कारण होती है, इसीलिए इसको एंटी हिस्टामिन दिया जाता है ताकि एलर्जी पर काबू किया जा सके। इसके साथ ही एड्रेनल या स्टेरॉइड्स का भी प्रयोग किया जाता है ताकि तुरंत एलर्जी पर कंट्रोल किया जा सके। ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसीज़ देखिए क्या होती है। दोस्तों यदि आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ता है और हमारा जो रोग प्रतिरोध प्रणाली है, जिसे हम कहते हैं अपना इम्यून सिस्टम, वह कैसे काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही स्वस्थ कोशिकाओं पे भी अटैक कर देता है या ऊतकों पर अटैक कर देता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगता है। जनरली इम्यून सिस्टम कार्य करता है बाहरी आने वाले जो एंटीजन होते हैं या बाहरी तत्व होते हैं उन पर अटैक करने के लिए, लेकिन इम्यून सिस्टम यदि हमारी ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है
तो इस प्रकार की बीमारी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं या ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं, जिसका एक उदाहरण है रिम्यूटो अर्थराइटिस। तो रिम्यूटो अर्थराइटिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून आपका डिसीज़ है। एड्स या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एक वायरस जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है जो कि HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस एक प्रकार का रेट्रोवायरस है जिसमें RNA पाया जाता है, जिसके ऊपर RNA का एक जीनोम होता है। देखिए, इसका जो आपका ट्रांसमिशन होता है जनरली किन चीज़ों से होता है हम आगे देखते हैं। तो इसका ट्रांसमिशन शरीर में या किसी अन्य एक रोगी से दूसरे रोगी में सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण हो सकता है, या ब्लड का जो उनका कांटेक्ट है उसके कारण हो सकता है। जैसे कि यदि एक पेशेंट वह सेविंग करता है, उसकी रेज़र ब्लेड में यदि वह रक्त लग जाता है, तो यदि वही सेम ब्लेड कोई दूसरा रोगी उपयोग करेगा तो उसका ब्लड उसके ब्लड जो सेकेंड यूज़र है उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा, और दोनों के ब्लड कांटेक्ट होने की वजह से HIV वायरस दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। तो यदि ब्लड कांटेक्ट किसी भी कारण से होता है तो HIV फैलता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, सुई का उपयोग करने से जो डॉक्टर यूज़ करते हैं अनेक पेशेंट पे यूज़ करने पर यह HIV फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, यदि माँ को HIV एड्स है तो उसके शिशु को या जन्म लेने वाले बच्चे को भी हो सकता है। देखिए, HIV एड्स के जो सिम्टम्स होते हैं वह जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें दिखाई देने में करीब 5 से 10 साल का समय भी लग सकता है और कई महीने भी लग सकते हैं। यही कारण होता है कि यदि किसी व्यक्ति को HIV एड्स हो भी जाता है तो कई सालों या महीनों तक उसे खुद पता नहीं चलता है। HIV संक्रमण में जो भी व्यक्ति को HIV होता है उसे बुखार आता है, डायरिया होता है, उसे उसका वज़न घटने लगता है। ये सारा कारण होता है टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारी ऐसी कोशिकाएं जो रोगों से लड़ती हैं उनके कमज़ोर पड़ जाने से, जिसे HIV वायरस कमज़ोर कर देता है या नष्ट कर देता है। और यही कारण होता है कि टी लिम्फोसाइट सेल्स के ख़त्म होने की वजह से जो बीमारियां हैं उससे हम लड़ नहीं पाते। तो HIV होने के बाद हमें जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वह भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायरस भी, फंगई भी। कहने का मतलब यह है कि आप के जो आपको रक्षा देने वाले हैं यदि वही किसी तरह से अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो आपको जो अनेकों चीज़ें हैं आसपास की वह आपको क्षति पहुंचाएंगी। तो ऐसा ही HIV में होता है। HIV में हमारा जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है वह खत्म हो जाती है और हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगई सभी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और धीरे धीरे ये जो इन्फेक्शन है ये हम पर हावी होते जाता है और हमारी अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वह समाप्त होती चली जाती है। HIV को जांच करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं एलिजा टेस्ट। उसे हम एलिजा टेस्ट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस HIV से रोकथाम के लिए या इससे पेशेंट को रिकवर करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है। क्योंकि यह एक रेट्रोवायरल है इसलिए इसमें जो मेडिसिन दी जाती है उसका नाम होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। यह पेशेंट को ठीक तो नहीं कर सकती है लेकिन उसकी आयु बढ़ा सकती है। कुछ हद तक जो वायरस का अंदर शरीर में बढ़ोतरी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसे कंट्रोल कर लेती है। लेकिन इसमें जो डेथ होती है वो निश्चित होती है, इनविटेबल होती है या आपकी जिसे टाला नहीं जा सकता। कैंसर, तो कैंसर किसी भी सेल का शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं यदि वह एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करती हैं या असामान्य रूप से ग्रोथ करती हैं तो धीरे धीरे यह ग्रोथ करते करते शरीर में एक ट्यूमर का विकास करती है। और ये जो ट्यूमर होता है धीरे धीरे इतना स्प्रेड होता है या बढ़ जाता है कि ये अन्य जो आपके अंग होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने लगता है। तो हम कैंसर को साधारण भाषा में कहें तो एक एबनॉर्मल या अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल है। कोशिकाओं का असामान्य जो ग्रोथ या वृद्धि है उसे ही आप कैंसर कह सकते हैं। कैंसर के कई कारण होते हैं, जैसे कि कैंसरस जो सेल हमारे शरीर में पाई जाती हैं उनका विकास होना। कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं
और शरीर में यह इतनी ज़्यादा वृद्धि करती हैं कि जो दूसरी स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनका आहार पोषण भी लेने लगती हैं और शरीर वीक हो जाता है। और यह आरबीसी या शरीर के जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाती हैं। अब ऐसी चीज़ें जो कैंसर कॉज करती हैं या जो कारण बनती है कैंसर का, उन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेंस आपके एक्सरे हो सकती हैं, गामा रे हो सकती हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों के सामने इंसान को रखने की अनुमति नहीं होती है या सलाह दी जाती है इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इनसे कैंसर होता है और ये धीरे धीरे हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं और अल्टीमेटली ये ट्रांसफॉर्म करती है नियोप्लास्टिक सेल्स को, जो कि एक कैंसरस सेल है। कैंसर केमिकल्स के अलावा आपके टोबैको, स्मोकिंग, इन सभी चीज़ों से भी होता है और यह वायरस से भी हो सकता है। और जिस वायरस से कैंसर होता है उन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ऐसे वायरस जो कैंसर को कारण बनते हैं उन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। कैंसर का डिटेक्शन बायोप्सी द्वारा किया जाता है और इसमें बायोप्सी के अलावा भी कई सारे साधनों का प्रयोग किया जाता है। बायोप्सी का अर्थ है आपके शरीर का एक हिस्सा काट कर उस पर एग्जामिनेशन करना। तो डॉक्टर आपके शरीर का एक छोटा हिस्सा काट कर माइक्रोस्कोप में उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि कैंसर का कारण क्या है। और साथ ही इसमें अन्य चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्सरे का, सीटी का, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। ये और भी दूसरे उपकरण हैं जो कि कैंसर को डिटेक्ट करने में सहायता करते हैं। कैंसर का वैसे तो स्थायी रूप से कोई उपचार नहीं है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में जब शुरुआती तौर में यदि इसका इलाज किया जाए तो कुछ चीज़ों से हम कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपके सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है और रेडियोथेरेपी है। तो ये कुछ ऐसे आपके साधन हैं जिनकी सहायता से यदि कैंसर अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है या अर्ली स्टेज में है अपनी, तो उसे ठीक किया जा सकता है। जैसे आपने कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुना होगा कि उन्होंने कैंसर को फाइट किया और स्वस्थ होकर के घर लौटे। दोस्तों, कैंसर सेल्स जो होती है या कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें नष्ट करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है वह दवाएं आमतौर पर यह देखा जाता है कि हमें दूसरे साइड इफ़ेक्ट देती है, दूसरे प्रभाव हमारे शरीर पर डालती है। जैसे कि बालों का झड़ना, एनीमिया या रक्त की अल्पता हो जाना, खून की कमी हो जाना। जो आपकी कैंसर सेल्स होती हैं ये आमतौर पर डिटेक्ट भी आसानी से नहीं होती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम से भी बच करके रहती हैं। इन्हें आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता और यह डिस्ट्रक्ट रहती है हमारे इम्यून सिस्टम से। तो आसानी से इन पे कार्य करने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं या जिन केमिकल्स का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर जो होते हैं वह कैंसर सेल को पहचानने में मदद करते हैं, जिसका उदाहरण है अल्फ़ा इंटरफेरॉन, जो एक प्रकार का एक्टिवेटेड जो इसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है किसी भी पेशेंट के कैंसर सेल से लड़ने के लिए। फाइलेरिया एक छोटा जीव होता है जिसका उदाहरण है वुचरेरिया एक फाइलेरिया का उदाहरण है। यह भी सूक्ष्म जीव है, अमीबा की तरह या अन्य किसी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह। यह हमारे शरीर में जो हमारी लिम्फ होती हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर यह सूजन, दर्द पैदा करता है। फाइलेरिया का मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ कैसा दिखाई देता है, जिसे हम एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। इस रोग का एक दूसरा नाम है एलिफेंटाइटिस। देखिए दोस्तों, फाइलेरिया या एलिफेंटाइटिस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर जो शरीर में लिम्फ पाए जाते हैं शरीर के भीतर हमारे जिनमें रक्त के समान जो फ्लूइड होता है, लेसिका, वह प्रभावित होती है। उसमें ये आपके पाए जाते हैं फाइलेरिया और वहाँ पर जमा होकर शरीर में सूजन पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं। डायबिटीज़, तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज का जमाव होना या शुगर का जमाव होना ही डायबिटीज़ कहलाता है। यह होता है हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें इंसुलिन जो होती है, एक प्रकार का हार्मोन समझ लीजिए आप, एंजाइम समझ लीजिए,
उसका स्रावन कम हो जाता है, वह अधिक मात्रा में उत्सर्जित नहीं होती है, जिससे हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती और शरीर में शुगर का स्तर बढ़ता जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, देखिए हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है या जो सामान्य रक्तचाप है उसे हम 80 120 मानते हैं। 80 होता है डायस्टोलिक और 120 होता है सिस्टोलिक। तो यह हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन यदि यही बढ़कर आपका 140 हो जाता है तो इस कंडीशन को आप कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो यदि आपके रक्तचाप बढ़ करके 140 हो जाता है, 90 140, तो इसे आप हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, आपकी जो हृदय में पाई जाने वाली नलिकाएं होती हैं जिसमें रक्त प्रवाहित होता है, या हार्ट में जो छोटी छोटी कैनल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, यदि उनमें किसी तरीके की रुकावट पैदा होती है तो उसे आप कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं। ये रुकावट पैदा होने का कारण कैल्शियम हो सकता है, फैट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, या फाइब्रस टिश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ये नलिकाएं होती हैं सक्रिय हो जाती हैं और आसानी से उसमें रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। हार्ट फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर का अर्थ होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका जो ऐसी सिचुएशन जब आपका जो हार्ट होता है वह उस मात्रा में शरीर को रक्त नहीं पहुंचा पाता है जिस मात्रा में शरीर को रक्त की आवश्यकता होती है, तो हम कहते हैं कि हमारा हार्ट फेल हुआ है या हार्ट का फेल्यूर हो गया है। देखिए, हार्ट अटैक या हार्ट फेल्यूर दोनों ही अलग चीज़ें हैं। हार्ट फेल्यूर का अर्थ होता है कि उतनी मात्रा में रक्त नहीं पहुंचा पाना जितना बॉडी की आवश्यकता है, और हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जब आपका हार्ट काम ही नहीं कर रहा हो और उसकी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं और वो ब्लड सप्लाई अब नहीं कर रही हैं, तो इस कंडीशन को आप हार्ट अटैक कहते हो। हेपेटाइटिस बी एक वायरस से होने वाला रोग है, और हेपेटाइटिस बी में आपका जो लीवर होता है वह अफेक्ट होता है और लीवर धीरे धीरे ख़राब होता है, उसमें कैंसर या सिरोसिस हो जाता है और परमानेंटली वह डैमेज हो जाता है। तो लीवर का जो परमानेंट डैमेज है वह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है या हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि मानव से संबंधित जो सामान्य रोग हैं क्या क्या हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन कारणों से वह स्प्रेड होते हैं या फैलते हैं, और कुछ रोगों के लिए किस प्रकार के उपचार लिए जाते हैं। तो आई होप यह सभी जानकारी आपको एग्ज़ाम्स में काम आएगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।